अनीता गांव से अपने बेटे सुनील की शादी करवाकर बहू को लेकर शहर आती है। अनीता की बहू रज्जो गांव में ही पली बढ़ी थी, इसलिए उसको शहरी तौर तरीकों की कुछ ज्यादा समझ नहीं थी, जिसके कारण उसकी ननद उसको अक्सर गवार होने का ताना भी दिया करती। ऐसे ही एक दिन रज्जो की ननद प्राची पिज्जा लेकर आती है और पिज्जा को देखकर रज्जो बोलती है, हाय दया ननद जी, ये क्या लेकर आई हो आप? हम तो घर पर सबके लिए खाना बनाने वाले थे और आप ये क्या ले आई? आज ना हम मटर पनीर बनाने वाले थे। भाभी, मटर पनीर ना आम बात है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे इटालियन खाना बनाने जा रही थी आप। और ये मैं कुछ ऐसा वैसा उठाकर नहीं लाई, पिज्ज़ा है ये। पिज्जा? इसको पीते हैं क्या? अरे पीने से पेट थोड़ी ना भरता है। वैसे आपने अच्छा किया, कुछ पीने का भी ले आई। अब हम जाकर ना मटर पनीर बना देते हैं। अरे भाभी, पिज्ज़ा पीने की चीज़ नहीं है बल्कि खाने की चीज़ होती है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। मुझे तो ये बनाना भी नहीं आता, वरना मैं तो घर पर ही बना देती। दुकान पर तो कितने पैसे लगते हैं इसके, पर आपको कौन समझाए। अच्छा, तो ये इतना महंगा आवता है कि आपको पैसों के बारे में सोचना पड़ गया। अरे कोई भी चीज़ ना बनानी इतनी मुश्किल नहीं होती, इसको तो घर पर भी बनाया जा सकता है। हाँ भाभी, आप ना गवार हो, आपको पिज्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स भी पता नहीं होंगे और आप बोल रही हो कि इसको घर पर बनाना आसान है। ननद भाभी दोनों की तीखी नोकझोंक हो ही रही थी कि तभी वहां पर रज्जू की सास अनीता आती है और पिज्जा को देखकर अनीता कहती है, अरे आज तो लग रहा है घर में पिज्ज़ा पार्टी हो रही है। और ये क्या बात हुई, तुम दोनों ने अब तक पिज्ज़ा खोला भी नहीं? अब क्या देख रही हो? इसे देख कर ही अपना पेट भरोगी क्या तुम दोनों? माँ, मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। पर ये भाभी है, गवारों वाले उसके सवाल खत्म हो तब ना। इनकी वजह से मैंने अब तक पिज़्ज़ा खाना शुरू भी नहीं किया। अब अम्मा जी आप खुद ही बताइए, जब ई के बारे में हमको कुछ नहीं पता होगा तो हम तो पूछेंगे ही ना। लेकिन हमारी ननद तो इतनी नकचिड़ी है कि जब देखो तब तीखा ही जवाब देती है। अरे बहू, बातें और बहस तो बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन पिज्ज़ा सामने अभी है तो पहले इसको खाते हैं फिर बातें करते हैं। इतना बोलकर अनीता अपनी बहू और बेटी के साथ पिज्जा खाने लगती है। ऐसे ही सब पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह रज्जो सबके लिए खाने में पिज्जा ही बना देती है। खाने के टेबल पर सब आते हैं तो वहां नाश्ते में सुबह सुबह पिज्जा देखकर प्राची कहती है, अरे भाभी, आपको पिज्ज़ा इतना ज़्यादा पसंद आया कि आपने सुबह सुबह नाश्ते के लिए वही मंगवा लिया? क्या बात है। वैसे भाभी, क्या आप भी पिज़्ज़ा बर्गर खाना सीख रही हो? अरे नहीं ननद जी, ये सब तो हमने खुद बनाया है। वो कल आप लेकर आई ना तो हम समझ गए थे कि पिज्ज़ा में क्या डला है, तो बस हमने आज बना दिए। लेकिन पिज्ज़ा के लिए तो ओवन भी चाहिए होता है, वो कैसे किया? ननद जी, देसी हूँ मैं, लेकिन गंवार नहीं। अब जो बात बात पर गंवार गंवार बोलती रहती हो ना, आपसे ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं हम देसी लोग। वाह बहू, मानना पड़ेगा तुझे, तूने तो बोलती बंद कर दी प्राची की। बहुत बोल रही थी माँ भाभी गंवार है, अब तो तेरी गंवार भाभी ने तेरी बोलती ही बंद कर दी। प्राची का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके बाद काफी देर तक वो कुछ नहीं बोल पाती। रज्जो के एक जवाब से ये बात तो पता चल ही गई थी कि रज्जो भले ही देसी है लेकिन गंवार नहीं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद अनीता की पड़ोसन हेमा उनके घर आती है, पर अनीता बाजार सब्जियां लेने गई थी। घर में रज्जो की सास नहीं थी। बस इसी बात का फायदा उठाने के लिए हेमा कहती है, अरे बहू, वो तेरी सास ने ना कुछ पैसे लिए थे मुझसे और आज घर पर बुलाया था। बोल रही थी कि पैसे देगी, पर वो तो घर पर है नहीं और मुझे पैसों का काम था। अच्छा, लेकिन अम्मा जी ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं कि आप आने वाली हैं, और ना कि पैसों का कोई जिक्र किया। अगर बताया होता तो हम दे देते। अरे बहू, तेरी सास को भी तो कितने काम होते हैं, कामों में भूल गई होगी। अब क्या हर बात तुझे बताएगी? सास है वो, तेरी बहू नहीं। लेकिन काकी, अब अम्मा जी तो घर पर है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको ना अम्मा जी से पूछ कर ही आना चाहिए था। आप चाहे तो इंतज़ार कर लो अम्मा जी के आने का। हे भगवान, कितनी तेज़ है ये। मुझे तो लगा था अनीता गांव से लाई है, गंवार ही होगी, लेकिन ये तो बहुत ही तेज़ निकली। पैसे देने का नाम ही नहीं ले रही। काकी आप यहाँ बैठो, हम आपके लिए ना अभी चाय पानी लेकर आते हैं। अरे बहू, बताया तो था मैंने तुझे कि मुझे काम है पैसों का। एक काम कर, तू अभी मुझे पैसे दे दे, जब तेरी सास आए तो पूछ लियो उससे ही।
अच्छा काकी, आपको इतनी ही ज़रूरत है तो ठीक है, हम आपकी मदद कर ही देते हैं। एक काम करते हैं, हम ना अम्मा जी को फ़ोन लगाकर पूछ लेते हैं। बहू, फोन लगाने की क्या जरूरत है? तुझे शक है क्या मेरी बातों पर? शक ना है, लेकिन अम्मा जी से कुछ छुपाना ठीक भी तो ना है ना काकी। रहने दे बहू, मैं तेरी सास से ही ले लूंगी, तू अपना काम कर। अनीता बहू तो कोयले में से हीरा लाई है, देसी है लेकिन गंवार बिल्कुल भी नहीं है। हेमा इतना बोलकर वहां से चली जाती है। रज्जू को कोई भी गांव की समझकर अब तक पागल नहीं बना पाया था, और इसी बात पर अनीता को काफी नाज होता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रज्जू अपने पति सुनील, ननद और सास के साथ बैठी होती है। तभी रज्जू का पति सुनील कहता है, मेरे ऑफिस वालों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। अब छोटी सी गैदरिंग में मुझे अपनी बीवी के साथ बुलाया है, तो हाँ तो अच्छा है ना भैया। वैसे भी शादी की बात अभी तक आप भाभी को कहीं लेकर भी नहीं गए हो, कम से कम ऑफिस से लेकर चले जाओ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना अपनी गवार भाभी को। तुम्हारी गवार भाभी को तो गैदरिंग भी ऐसा लगेगा कि हम वहाँ गुब्बारे फुलाने जाएंगे। क्यों रज्जो, यही लग रहा है ना? सच बताना। माँ, भैया भाभी का इतना मजाक कैसे बना रहे हैं? भैया को भाभी का देसी हूँ पर गवार नहीं वाला अंदाज पता नहीं है क्या? अरे रहने देना, तुझे क्या, ये मियाँ बीवी के बीच की बात है, और हमें तो पता चल ही गया है ना। तो रुक जा, कुछ देर में सुनील को भी पता चल ही जाएगा, बस देखती जा। अरे क्या हुआ रज्जो, कुछ बोलो भी, बड़ी शांत शांत बैठी हो तुम तो। अब हम कहाँ बोले, आप तो खुद ही सोच लिए हो कि हम गंवार हैं। भले ही आपको ऑफिस में लताड़ा जाता हो, लेकिन आप घर पर तो महाराजा बनकर ही रहना, है ना? अरे वाह भाभी, आपने तो भैया की पोली खोल दी। भैया अब आप बोलो। तुम क्या बोल रही हो रज्जो? मुझे क्यों ऑफिस वाले लताड़ेंगे? मैं वहाँ पर काम करता हूँ, ना कि वहाँ पर मजदूरी करने जाता हूँ। लेकिन मजदूर की तरह ही तो काम करते हो, इतना टाइम ऑफिस को देते हो, पर पगार भी कोई इतना अच्छा सा ना है, साथ में समय पर भी घर नहीं लौटते, और हमको बोल रहे हैं कि हम गंवार हैं। अरे इससे ज़्यादा पैसे तो हम गांव की खेती में कमा लेते थे। लो, आप सुनील को भी अकल आ ही गई होगी। मानना पड़ेगा मेरी देसी बहू को, सबका मुंह बंद करवाना काफ़ी अच्छे से आता है। क्या सुनील, कुछ बोलना है क्या अब तुझे? नहीं माँ, मेरा शांत रहना ही बेहतर है। सुनील की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। रज्जो को जो लोग देसी समझकर उसका मजाक बना रहे थे, रज्जो ने उन सब का मुंह बंद करवा दिया था। कहानी उन आम घरों की है जहाँ खाने वाले तो कई, लेकिन कमाने वाला एक मर्द ही होता है। बावजूद इसके उससे उम्मीदें कम नहीं होती। देखिए जी, सामने वाले वर्मा जी कैसी अच्छी तरह से सफाई करते हैं छुट्टी वाले दिन अपने घर की, और एक आप हैं। अरे यार, उनके पास कार है, ऑफिस पास में है, और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो फर्क तो पड़ता है ना। मेरी तो शादी ही गलत हो गई। अरे कोई मस्त लड़का मिलता, कमाता भी, घुमाता भी, घर के कामों में भी मदद करता, लेकिन नहीं जी, हमारे वाले को तो कमाने से फुर्सत ही नहीं, और कमाई भी ऐसी कि कोई जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है। सुनील बेचारा शीना को देखकर सोचता है कि शीना सही कह रही है, देखने में सुंदर है, घर का सारा काम कर लेती है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। क्या सोच रहे हैं, भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं मेरी प्यारी बीवी, मैं तो नहीं, पर डर है कि तुम नहीं कहीं भाग जाओ मुझे छोड़कर। शीला सुनील के मुंह से प्यार भरी बात सुनकर मुस्कुराती है। आप भी ना। सुनील एक दिन ऑफिस से घर आता है कि तभी शीना कहती है, सुनिए जी, वो मेरी सहेली आई थी, सारा दिन वो लोग यहीं थे, अब जा रही थी तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पति छोड़ आएंगे ना तुम्हें, तो रोक लिया मैंने। सुनील थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अरे तेरे पति को तो लग रहा है कि अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको मैं अभी उन्हें घर के कपड़े देकर आती हूँ। शीना अंदर जाती है जहाँ सुनील पलंग पर लेटा होता है। अरे क्या मजाक है, वो कह रही है कि आपने मुंह बना लिया। सही तो कह रही है, सुबह से अब ऑफिस से लौटा हूँ, एक कप चाय का तो पूछा नहीं, 20 किलोमीटर जाओ और आओ, और फिर कल उसी टाइम पर ऑफिस। अरे यार, मुझे गाड़ी चलानी आती ना तो बोलती भी नहीं आपको, और कौन सा रिक्शा खींच कर जाना है आपको। सुनील अब क्या बोलता,
रात देर से आता है और सो जाता है। अगले दिन शरीर दर्द हो रहा है। अरे तो मत जाओ ना ऑफिस, चलते हैं ना मार्केट घूमने, फिर पिक्चर देखेंगे और रात में खाना खाकर घर वापस। सुनील जब सारे दिन की थकान वाला शेड्यूल सुनता है तो वो सीधे सीधे ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अब आए दिन शीना की डिमांड बढ़ती ही चली जाती है और सुनील उसको पूरा भी करता। लेकिन एक दिन, ए जी मेरा भाई आ रहा है, उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। हाँ तो मैं क्या करूँ शीना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। हाँ हाँ पता है नहीं है, लेकिन किसी से लेकर तो दे सकते हो ना। अरे मैं किससे मांगू, मेरे तो जानने में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रकम हो। तभी वहाँ शीना का भाई शीनू आ जाता है। जीजा जी कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ शीनू, अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे जीजा जी वो बिजनेस शुरू किया ना, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। काफ़ी हो चुका है, थोड़ा पैसा बचता है तो मैंने सोचा आपसे ले लूँ। अब देखो मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनकी सेविंग अच्छी है, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ। सुनील ऑफिस से किसी से पैसे लेकर शीना को दे देता है। शीना वो पैसा भाई को दे देती है। 2 महीने बाद, अरे यार शीना, वो ऑफिस वाला आदमी अपने पैसे मांग रहा है, कैसे दूं? अपने भाई से बोलो ना पैसे दे दे। अरे हाँ हाँ दे देगा, कहाँ भागा जा रहा है, आप उनको बोल दो कि दे देंगे। थोड़े दिन बाद, शीना वो आदमी मुझसे आज भी पैसे मांग रहा था यार, मैं तंग आ गया हूँ। ऑफिस जाते ही सामने उसका चेहरा दिखता है, क्या बोलूँ, बार बार पैसे मांगता है। अच्छा मैं शीनू को फ़ोन लगाती हूँ, बात करके देखती हूँ। शीना भाई को फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं। लगता है भाई कहीं ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या होगी। सुनील अगले दिन दोपहर को ही घर आ जाता है। उसका चेहरा उतरा और परेशान सा होता है। वो रोने लगता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं शीना, कुछ ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के लिए मैंने जो पैसे लिए थे, उस आदमी ने आज भरे ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सबके सामने आज मैं कर्जदार बनकर खड़ा था। मैंने हर वो प्रयास किया घर चलाने के लिए जो मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। वो फिर रोने लगता है। अरे आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं, मर्द हैं आप। क्यों, आदमी के सीने में दिल नहीं होता, या फिर वो इंसान नहीं मशीन होता है? अरे मैं थक चुका हूँ शीना, तुम समझती क्यों नहीं? मैं भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकता हूँ, मैं भी आराम करना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। वो बैठ जाता है। शीना पति को हैरान परेशान देखकर चुप हो जाती है। अगले दिन, सुनिए ये लीजिए 2 लाख रुपये, उस आदमी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि आज के बाद किसी को पैसे के लिए बेइज्जत ना करे। सुनील पैसे देखकर राहत की सांस लेता है। अरे शीना, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, अब मैं शान से ऑफिस जा सकता हूँ। लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मैंने अपने गहनों को गिरवी रख कर लिया है। तुम ठीक रहो, निश्चिंत रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मर्द को भी दर्द होता है। कई दामाद तो बेटी जैसे होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि जिस घर की बेटी से उनकी शादी हुई है वो उस घर के मालिक बन गए हैं। ऐसी ही कहानी है रोहन की, जिसकी शादी होती है रिया से। एक दिन रोहन रिया के मायके जाता है। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है, ड्राइंग रूम में एसी नहीं लगा है क्या? रिया का भाई ऋत्विक जवाब देता है। नहीं जीजाजी, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है ना, तो कूलर ही अच्छा काम करता है यहाँ। वाह, इंजीनियर बन गए तुम तो, बड़े कमरों में एसी नहीं लगता है। रहोगे गंवार के गंवारी। चलो बाकी लोग कहाँ हैं घर के? रोहन तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। माँ मंदिर गई होंगी और पापा दुकान पर। वैसे भी हम लोग आज अचानक आ गए हैं ना यहाँ पर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बैठो। साले साहब आप भी बैठो। और बताओ, दिन भर हवाइया ही रहते हो या ज़मीन पर कुछ काम वाम भी करते हो? वैसे बुरा न मानना, तुमको देखा होता पहले ना तो तुम्हारी दीदी से कभी शादी ही ना करता। ऋत्विक को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रोहन की सास आ जाती है। रोहन उनको देखते ही खड़ा हो जाता है।
अरे मम्मी जी, ले आया हूँ आपकी बेटी को, रखो अब 2-4 दिन, फिर मत कहना कि बेटी को भेजो, बेटी को भेजो। बड़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। अरे बेटा, बिटिया अपने घर तो आएगी ही, खासकर एक शहर में है तो क्यों नहीं। अरे तो फिर शादी क्यों की, रखी रहती घर पर ही। सास को रोहन की बात अजीब लगती है, लेकिन दामाद जो ठहरा, बोलती भी तो बोलती क्या। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। खैर बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे ना मम्मी जी ना, चाय नाश्ता वाला दामाद नहीं हूँ मैं, बहुत काम है, चलता हूँ। वैसे भी गर्मी बहुत है आपके घर। ये बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन की इस आदत से परेशान तो सभी होते हैं, लेकिन घर का दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन रिया और रोहन एक नया घर लेते हैं, जहाँ गृह प्रवेश की पार्टी होती है। सभी के साथ रिया के मायके वाले भी वहाँ आए होते हैं। अरे ऋत्विक, कैसे हो? कई लोगों के सामने रोहन ऋत्विक यानी कि अपने साले से हाल चाल पूछता है। ठीक हूँ मैं जीजाजी, आप सुनाइए। हम सुनाते नहीं, दिखाते हैं। देख रहे हो ना इस आलीशान मकान को, अकेले के दम पर खरीदा है, तुम्हारी तरह नहीं। बाइक उठाई और हो गए हवा हवाई। ऋत्विक को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ रिया आ जाती है। रिया भाई की बेइज्जती देखकर सभी के सामने कहती है, मेरा भाई देश की सबसे अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी वो छोटा भी है, जब आपकी उम्र तक आएगा तो ज़रूर इससे भी अच्छा करके दिखाएगा। ये बोलकर रिया अपने भाई को लेकर चली जाती है। दिन और साल बीतते जाते हैं और अब ऐसा दिन आता है जब रोहन की बहन राधिका की शादी होती है एक बड़े ही संपन्न घर के प्रशांत के साथ। रोहन रिया के माता पिता से कहता है, देखा मेरी बहन की शादी कितने बड़े घराने में हुई है। प्रशांत एक बड़ा ही सुशील और संस्कारी लड़का है, बिल्कुल मेरे जैसा। आप लोगों को भी ऋत्विक को अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। अब देखिए आप लोगों को कितनी परेशानी है। रिया की माँ क्या कहती है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं दामाद जी। तभी वहाँ प्रशांत आ जाता है। अरे रोहन, ये चाबी लो, मेरी कार को ज़रा साइड में पार्क कर दो। राधिका जिद कर रही थी, भाई भाभी को देखने का मन कर रहा है तो आ गया, वरना छोटे घरों में तो मेरा दम घुटता है। सास के सामने प्रशांत का इस तरीके का व्यवहार रोहन को सक पका देता है। अरे ये क्या, जो रोहन ऑलराउंडर और परफेक्शन से भी ज़्यादा परफेक्ट है, उसे कोई और दबा गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो बैठो। मैं तो खुद रिया से कह रहा था कि घर छोटा है, बड़ा ले लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम जितना कमा रहे हो उतने में तो यही घर मेंटेन कर लो, वही बहुत है। ऐसा ना हो कि बड़ा घर ले लो, खर्चा उठा ना पाओ और आ जाओ हमारे पास पैसे मांगने। वैसे बुरा न मानना, गली भी पतली है और मेरी कार ना थोड़ी ज़्यादा लंबी है। जाओ जल्दी से लगा कर आओ। रोहन मरता क्या न करता, चला जाता है। रिया की माँ को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर वे भी सोचती हैं कि रोहन के सामने कोई तो सवा सिर आया। थोड़ी देर बाद ऋत्विक भी वहाँ आ जाता है। चलो माँ, अब चलते हैं, मेरा काम हो गया। हाँ बेटा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए राधिका भी आई है, सोच रही हूँ उससे मिल लूँ। तभी बाहर से रोहन भी आ जाता है। अब रोहन, ऋत्विक और प्रशांत एक जगह होते हैं जहाँ प्रशांत ऋत्विक से बात करता है। अरे तुम रिया भाभी के भाई हो ना? कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे, डिज़ाइनर वेयर है क्या? जी, मुझे ये डिज़ाइनर ही पसंद है। वैसे पढ़ाई क्या कर रहे हो तुम? मैं वालिया कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह, उस कॉलेज में तो एडमिशन ही नहीं मिलता। वहाँ से निकलो तो ज़िंदगी सेट हो जाती है। बाकी एक ये है रोहन साहब, पता नहीं कौन सा कॉलेज बता रहे थे भाई, पैसे वैसे देकर तो डिग्री नहीं ले ली ना। रोहन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, वो कॉलेज पास था तो इसलिए। अरे वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिखता है, काम काज में अनाड़ी और कामचोर, वरना इतने साल की नौकरी के बाद कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं। ऋत्विक रोहन की बुराई सुन नहीं पाता। देखिए प्रशांत जी, आप बड़े हैं और सम्मानजनक स्थान रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे जीजाजी की बुराई करें
वो भी इस लेवल की। हमने अपनी बहन की शादी इनसे कराई है, तो ये बुरे और गलत कैसे हो सकते हैं? रोहन ऋत्विक की बात सुनकर आंखों में आंसू भर लेता है। रोहन, मुझे माफ़ कर दो। यही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ भी करता आया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सम्मान की सोची। जीजाजी और प्रशांत जी, एक बात बताता हूँ। जिस घर में आपकी शादी होती है वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, तो उनसे तो बड़ा आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। वो आपका सम्मान करते हैं ताकि आप उनकी बेटी को प्यार और सम्मान दें। राजा और भिखारी। एक बार की बात है, एक राजा अपने बेटे राजकुमार के साथ अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। अक्सर ही राजा अपने राज्य में लोगों का हालचाल पूछने जाया करते थे, पर इस बार वे अपने बेटे को भी साथ में लेकर गए ताकि राजकुमार भी अपने लोगों से मिल सके। अपनी यात्रा की शुरुआत वो लोग मंदिर से करते हैं। जब राजा और राजकुमार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब राजकुमार की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर जाती है। माथे पर चंदन, गेरुए रंग के वस्त्र पहने, हाथों में कमंडल लिए हुए एकदम ब्राह्मण के जैसे लग रहा था। राजकुमार उसके पास गए और उनसे पूछा, क्या आप कोई ब्राह्मण है? उस भिखारी ने कहा, जी राजकुमार, मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता हूँ, और जो पैसे आते हैं उनसे अपने परिवार वालों को खाना खिला पाता हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजकुमार को उस ब्राह्मण पर बहुत दया आ गई। राजकुमार ने अपने सोने के सिक्कों से भरी थैली उस ब्राह्मण को दे दी। कहा, ये लीजिए, अब आपको यहाँ दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा। जब ब्राह्मण ने वो थैली खोलकर देखी तो वो बहुत खुश हुआ और राजा और राजकुमार को धन्यवाद करके अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में वो ब्राह्मण सोचते हुए जा रहा था, जल्दी से चलकर ये सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दिखाऊंगा, वो भी कितनी खुश हो जाएगी। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, खुशी खुशी हमारा जीवन बीतेगा। हमारे राजकुमार बहुत बड़े दिल वाले हैं। ब्राह्मण ये सब सोच ही रहा था कि इतने में वहां पर एक लुटेरा आया और ब्राह्मण के हाथ से वो थैली छीन के भाग गया। नहीं, छोड़ दो मेरी थैली, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, अरे कोई तो पकड़ो। ब्राह्मण ने वो थैली बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो चोर थैली लेकर वहां से भाग गया। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया। उसकी खुशी कुछ ही पल में खत्म हो गई। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। ये सुनकर पत्नी भी बहुत दुखी हो गई और बोली, आप दुखी ना हो, शायद वो हमारे लिए नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिल पाया। दुखी होकर ब्राह्मण खाना खाकर सो गया। अगले दिन फिर सुबह उठकर मंदिर में जाकर भीख मांगने लगा। राजकुमार राजा के साथ आज भी घूमने निकले। मंदिर आए तो फिर उस ब्राह्मण को वहीं देखा। राजकुमार ने कहा, आप आज फिर यहाँ क्यों आ गए? कल ही तो मैंने आपको इतना सारा धन दान में दिया था। ब्राह्मण बड़े निराश मन से राजकुमार को कल की पूरी कहानी सुनाता है। राजकुमार को ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर राजकुमार अपनी थैली में से बहुत ही कीमती पत्थर माणिक निकालते हैं और वो माणिक ब्राह्मण को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए, ये बहुत ही कीमती पत्थर है, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ब्राह्मण वो पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया और राजकुमार से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आप इंसान नहीं, देवता है, देवता। चलिए अब मैं चलता हूँ। राजकुमार भी मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चले जाते हैं। ब्राह्मण घर जाकर उस माणिक को पानी के खाली मटके में रख देता है और खुशी खुशी सो जाता है।
उसकी पत्नी नदी से पानी भरने जाती है। अचानक से रास्ते में किसी बड़े पत्थर से टकराने की वजह से उसके सिर पर रखा पानी का मटका नीचे गिरकर टूट जाता है। वो बोलती है, हे भगवान, अब फिर से घर जाकर दूसरा मटका लाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। अब वो घर की ओर निकलती है और पानी भरने के लिए वही मटका उठाकर ले आती है जिसमें माणिक था। नदी के पास जाकर जब ब्राह्मण की पत्नी मटके को पानी में डुबाती है तो माणिक पानी में गिर जाता है। ब्राह्मण की पत्नी बोली, अरे ये क्या गिरा? लगता है कोई बड़ा सा कंकड़ था जो गिर गया होगा। ऐसा सोचकर वो मटके में पानी भरकर घर ले आती है। जब वो पानी भर के घर आई तब ब्राह्मण भी जग चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, कहाँ है वो माणिक पत्थर? जरा मुझे भी दिखाइए। उसे तो मैंने बहुत ही संभाल के पानी के खाली मटके में छुपा दिया है, रुको अभी लाता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी घबराती हुए कहती है, हे भगवान, उस मटके में तो मैं पानी भर कर ले आई। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को पूरी कहानी बताई। अब वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, आप ये कैसा खेल खेल रहे हैं हम लोगों के साथ? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? इसी अफसोस के साथ ब्राह्मण सो जाता है। अगले दिन फिर सुबह बेचारा ब्राह्मण निराश मन से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भीख मांग रहा था। तभी राजा और राजकुमार फिर उस मंदिर में आए। अब राजकुमार की नजर फिर उसी भिखारी पर पड़ी। अरे ब्राह्मण, आप फिर से यहाँ? ब्राह्मण ने कहा, जी राजकुमार। अब ब्राह्मण ने कल घटित सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार फिर से दुखी हो गए। राजकुमार ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ऐसा इनके साथ बार बार क्यों हो रहा है? तब राजा ने कहा, बेटा, अभी इनका सही समय नहीं आया है, इसलिए इनसे सब छीना जा रहा है। जब इनका सही समय आएगा तब इनके पास सब वापस आ जाएगा। अब राजा ने ब्राह्मण के हाथ में 2 पैसे रख दिए। ब्राह्मण 2 पैसे हाथ में देखकर सोच रहा था, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वह ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी जो एक मछली को जाल से निकाल कर बाहर फेंक रहा था। वो मछली पानी के बाहर आकर तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन पैसों से मैं अपने परिवार का पेट तो नहीं भर पाऊंगा, कम से कम इस मछली की जान ही बचा लेता हूं। अब वो जल्दी से मछुआरे के पास पहुंचा और उन्हें 2 पैसे देकर वो मछली खरीदकर अपने पानी से भरे कमंडल में मछली को रखा। पानी में जाते ही वो मछली फिर से होश में आ गई और कमंडल में ही उछलने लगी। ये देख ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि उसने मछली को बचा लिया। तभी मछली के मुंह से वही माणिक पत्थर बाहर आता है जो राजकुमार ने ब्राह्मण को दिया था और ब्राह्मण की पत्नी से वो नदी में गिर गया था। पत्थर को देखकर तो ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से उछलते हुए बोला, मिल गया, मिल गया, मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। उसकी ये बात वहां पास ही बैठे उस चोर को सुनाई दी जो ब्राह्मण की सोने से भरी थैली चुराकर ले गया था। वो डर गया और अपने आप से कहने लगा, हे भगवान, लगता है इस ब्राह्मण ने मुझे देख लिया। अगर इसने मेरी शिकायत राजा से कर दी तो मुझे मृत्युदंड की सजा भी मिल सकती है। मुझे ब्राह्मण को उसका धन लौटाकर माफी मांग लेनी चाहिए। ये सोचकर चोर रोते हुए ब्राह्मण की तरफ भागा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी ये थैली चुराई थी, इसे वापस ले लो, पर मेरी शिकायत राजा से मत करना, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ब्राह्मण सब समझ गया
और सोचने लगा, लगता है मैंने जब मिल गया कहा तो इस चोर को लगा मैंने इसे देख लिया है, इसलिए वो डर गया और मुझे मेरा धन वापस कर रहा है। अरे साहब, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? माफ कर दो ना मुझे। ब्राह्मण ने उस चोर से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत राजा से ना करूं तो तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने होंगे और मेहनत करके कमाना होगा। ठीक है, मेहनत करूंगा और आज से सारे गलत काम बंद। अब तो माफ कर दो ना मुझे। ठीक है, जाओ, माफ कर दिया। चोर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अगले दिन ब्राह्मण फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। जब राजा और राजकुमार वहां आते हैं तब ब्राह्मण जल्दी से खड़ा होकर राजकुमार के पास जाता है और सारी कहानी उसे बता देता है। राजकुमार बहुत खुश होते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, कितनी खुशी की बात है ना, ब्राह्मण के साथ सब ठीक हो गया। तब राजा राजकुमार से कहते हैं, हाँ बेटा, देखा तुमने, जब तक ब्राह्मण ने अपने बारे में सोचा तब तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे की यानी कि मछली की तकलीफ देखी और उसने उसकी मदद की, वैसे ही उसके साथ अपने आप सब ठीक हो गया। दूसरों की मदद करने वालों की मदद हमेशा भगवान करते हैं। सभी खुशी खुशी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। शिक्षा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने वालों की मदद भगवान करते हैं।